Okay, so the topic for today, that is monetary policy. So the topic that we are going to do, that is monetary policy. अपने पेन पेपर उठा लो और ध्यान से इसे बड़े आराम से इस टॉपिक को कर लेना, because this topic is one of the most important topic. क्योंकि ये टॉपिक देखो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि कल भी मैंने इस पे क्लास लगाई थी, आज मैं फिर से इस पे क्लास ले रहा हूँ. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारा ये मनी वाला चैप्टर नहीं क्लियर होगा, इससे एक और चैप्टर है. देखो, अगर मान लो मैं तुम्हें कोई कोई मेडिसिन पढ़ाऊं, ठीक है, किसी चीज की मेडिसिन पढ़ाऊं, तो मेडिसिन पढ़ने से क्या होता है कि हम उस मेडिसिन को तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में मेडिसिन पढ़ने से पहले हमें डिसीज पता होना चाहिए. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बेसिकली बनाई किस लिए जाती है? एक डिसीज के लिए बनाई जाती है. ठीक है, तो तुम्हारी स्क्रीन पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ. ठीक है, किस डिसीज के लिए बनाई जाती है? वो बनाई जाती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए. तो इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का मतलब है जब प्राइजेस, ठीक है, याद रखना, जब हमारे जनरल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं, उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन. और दूसरा हमारे पास आ गया सेकंड टॉपिक, व्हेन प्राइसेस डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन. दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन. तो ये बहुत दो बड़ी जो है बीमारियां तुम कह सकते हो, जो हर एक इकोनॉमी को है जो हर्ट करती है. ठीक है, अब देखो, अभी करंटली जो सिनेरियो है, किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, कोई चीजें हैं जो जरूरत से ज्यादा सस्ती बिक रही हैं, तो उनमें डिफ्लेशन आ चुकी है. ठीक है, तो प्राइसेस बढ़ना या कम होना कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होता है किससे? मनी सप्लाई से. ठीक है, मनी सप्लाई से. और तुम्हें मैं बता चुका हूं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? वो करते हैं सेंट्रल बैंक. कौन करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल? सेंट्रल बैंक, विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक डायरेक्टली नहीं करते, पर कमर्शियल बैंक्स जो है हेल्प करते हैं सेंट्रल बैंक की. कमर्शियल बैंक जो है वो हेल्प करते हैं सेंट्रल बैंक की, ताकि वो ये दोनों सिचुएशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके विद द हेल्प ऑफ मनी सप्लाई. ताकि वो किसको कंट्रोल कर पाए? मनी सप्लाई. तो ये सबसे जरूरी चीज है सीखने वाली, कि मनी सप्लाई किसके हाथ में होती है? वो होती है सेंट्रल बैंक के हाथ में. ठीक है, अब जो मेजर कंसर्न है हमारा वो क्या है? वो है मॉनेटरी पॉलिसी. तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है सेंट्रल बैंक. क्योंकि जब हमने इसके फंक्शंस किए थे, तो याद करना, जब इसके हमने फंक्शंस किए थे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सेंट्रल बैंक का बनता था, दैट वाज मॉनेटरी पॉलिसी. की मॉनेटरी पॉलिसी बनाना और उस मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करना. ठीक है, देखो, जब से सेंट्रल बैंक बना है तब से वो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है. ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस मोस्ट प्रोबेबल कब किए जाते हैं? वैसे जनरल सिचुएशन में हर 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए जाते हैं. ठीक है, तो मैं बता भी सकता हूँ तुम्हें एग्जैक्ट, बट अब क्या है, जो सिनेरियो अभी आया है ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है, तो आरबीआई को बीच में उतर के मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करने पड़े लास्ट वीक. ठीक है, तो आरबीआई की मीटिंग हुई थी लास्ट वीक, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं. तो मैं उन चेंजेस के हिसाब से तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी में आए हुए चेंजेस के हिसाब से अब आरबीआई की पॉलिसी कैसी है. ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस मॉनेटरी पॉलिसी में, देखो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ 3 दर्जन के करीब चीजें होती है. 3 डजन मीन्स अराउंड 36 to 40. So we have around 36 to 40 items in that. But in journal we have to study just only a measure of 2 items, 2 parts of items. First is quantitative items and second is qualitative items. तो हमने जर्नली कुछ कुछ ही आइटम्स पढ़नी है और उन आइटम्स को अच्छे से काम पे लेना. ठीक है, ध्यान रखना. तो मेजर मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. किस लिए? ताकि हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को जो है कंट्रोल कर पाए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर काम कर पाए, इसलिए बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी. पहली बात. ठीक है, अब अगर मैं आगे चलूं तो हम डिस्कस करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी को हम कैसे समझ सकते हैं. ठीक है, तो इस पे ध्यान देना और अपना पेन पेपर जो है वो पकड़ लो. ठीक है, तो बेसिकली, ठीक है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें पीछे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ. तो हमने एक डायग्राम बनाना है. ठीक है, अपना पेन पेपर पकड़ लो. मैंने यहाँ से डायग्राम डिलीट कर दिया, इसी वजह से करा है ताकि तुम अब खुद बनाओ और इसे समझ पाओ. देखो,
मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी के हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स है, इन्हें ध्यान से लिख लो। इस साइड पे हमारे पास होंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और इस साइड पे हमारे पास होंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब ध्यान से देखना कौन से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कौन से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उन्हें हमने स्टडी कैसे करना है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 विल बी LRR। ठीक है, LRR स्टैंड्स फॉर लीगल रिजर्व रेशियो। LRR स्टैंड्स फॉर लीगल रिजर्व रेशियो। तो LRR में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आता है CRR और एक आता है SLR। CRR and SLR. CRR stands for cash reserve ratio and SLR stands for statutory liquidity ratio. तो पेन पेपर ले लो और साथ साथ नोट करते जाओ इसे और बड़े ध्यान से देखना। तो LRR के दो पार्ट्स हैं, पहला है CRR और दूसरा है SLR। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है बैंक रेट। क्या आता है? बैंक रेट। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है रेपो रेट। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास आता है रिवर्स रेपो। क्या आता है? रिवर्स रेपो। और पांचवें नंबर पे OMO। व्हाट इज OMO? OMO स्टैंड्स फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। OMO स्टैंड्स फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये पोर्शन जो हमारा आ गया, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, जिसने नोट करना कर लो। सबसे पहले है LRR, उसका मतलब है लीगल रिजर्व रेशियोज। उसमें हमारे पास दो रेशियोज आती हैं, CRR और SLR। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है बैंक रेट। उसके बाद हमारे पास होता है रेपो रेट। उसके बाद हमारे पास होता है रिवर्स रेपो रेट और लास्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसे परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी कहा जाता है इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये पार्ट है क्वांटिटेटिव। तो पहले मैं तुम्हें क्या कराऊंगा? पहले मैं तुम्हें कराऊंगा क्वांटिटेटिव पार्ट। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द क्वांटिटेटिव पार्ट। ठीक है, तो इसको अगर किसी ने नोट किया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसकी मैं पूरी पीपीटी तुम्हें भेजने वाला हूँ, चिंता मत करना। पूरी पीपीटी से तुम भी उससे भी कर सकते हो। तुम्हारा फोकस होना चाहिए समझने। तो पेन पेपर पकड़ लो और लॉजिक समझते जाओ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बैंक रेट विच इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्काउंट रेट। तो अब मैं ये डाटा जो लिखा हुआ ना, इससे नहीं कराने वाला, हम करेंगे एक एग्जांपल से। तो हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल से। सो व्हाट इज बैंक रेट? ध्यान से देखना, बैंक रेट इज दैट रेट एट विच RBI। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? RBI, या हम इसे कहते हैं सेंट्रल बैंक। So it is that rate at which RBI gives loan. It is the rate at which RBI gives loan to commercial bank. It gives loan to commercial bank. देखो तुम्हारी स्क्रीन पे। तो RBI जिस रेट पे लोन देता है एक कमर्शियल बैंक को, उस रेट को क्या कहते हैं? उस रेट को हम कहते हैं बैंक रेट। याद रखना, वो रेट जिसपे RBI लोन देता है किसी कमर्शियल बैंक को, उसको क्या कहते हैं? बैंक रेट। तो मैंने तुम्हें बताया था ये करंट बैंक रेट है 4.65%। मान लो RBI ने, ठीक है, मान लो RBI ने लोन दिया किसी कमर्शियल बैंक को 100 रुपए, तो उसके बदले RBI उससे क्या लेगा? उसके बदले RBI उससे लेगा 104 रुपए 65 पैसे। 104 रुपए 65 पैसे कितना हुआ? कैसे हुआ? 100 रुपए का लोन वापस और उसके ऊपर इंटरेस्ट 4.65। अब बैंक रेट के और क्या फीचर्स हैं? देखो, जो लोन बैंक रेट के अंडर दिया जाता है, एक चीज याद रखना, उस पे
आरबीआई देखो, अगर मान लो तुम लोन लेने जाते हो, कभी भी याद रखना, तुम लोन लेने जाओ ना तो बैंक तुम्हें ऐसे लोन नहीं देगा। याद रखना, तुम अगर लोन लेने जाओ तो बैंक तुम्हें कभी भी ऐसे लोन नहीं देगा। बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा पहले सिक्योरिटी लाओ। क्या कहेगा? पहले सिक्योरिटी लाओ फिर लोन लेना। ठीक है, कभी भी बैंक तुम्हें वैसे लोन नहीं देगा। बैंक पहले क्या मांगेगा? सिक्योरिटी। पर आरबीआई के तो बच्चे हैं कमर्शियल बैंक, है ना। मैंने तुम्हें बताया था आरबीआई इज लाइक द फादर एंड कमर्शियल बैंक, ऑल द कमर्शियल बैंक्स दे आर लाइक द चिल्ड्रन। तो आरबीआई के तो बच्चे हैं कमर्शियल बैंक, तो आरबीआई क्या उनसे सिक्योरिटी मांगेगा? नहीं। वो कहेगा यार चलो लोन ले जाओ। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? देखो कासिम, मान ले तुम मेरे से लोन लेने आया, मैं बैंक में बैठा हूँ, बैंक मैनेजर हूँ, तू मेरे से लोन लेने आया, ठीक है। तो मैंने कहा भाई कासिम तेरे को लोन दे दूंगा, मेरे को कुछ गिरवी रख, कुछ मोर्टगेज कर, कुछ सिक्योरिटी के लिए रख। तो मेरे को बताओ क्या रखोगे सिक्योरिटी के लिए? चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है, बोलना नहीं है किसी ने, चैट बॉक्स में लिखो और मेरे को बताओ क्या क्या रखोगे सिक्योरिटी में। ठीक है, तुम कोई घर के पेपर रख सकते हो, तुम अपने कोई इन्वेस्टमेंट शेयर्स रख सकते हो, कोई डिबेंचर्स, कोई बॉन्ड्स है वो रख सकते हो एज अ सिक्योरिटी। ऐसी कोई चीज जिसकी कुछ वैल्यू हो, ठीक है, हाँ गोल्ड ज्वेलरी रख सकते हो, है ना, घर के पेपर रख सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है, ज्वेलरी रख के भी तुम लोन ले सकते हो। पर आरबीआई बैंक रेट के अंडर किसी भी कमर्शियल बैंक से कोई सिक्योरिटी डिमांड नहीं कर सकता। याद रखना, कोई सिक्योरिटी नहीं मांगता, वो कहता भाई लोन लो, ठीक है, 4.65 के हिसाब से रेट पे इंटरेस्ट दे देना, सिंपल सी बात, डन है, ठीक है। और याद रखना ये एक्स्ट्रा, हाँ व्हीकल भी रख सकते हैं हम, व्हीकल को के ऊपर भी लोन मिलता है, ठीक है, मिल सकता है, व्हीकल के पेपर रख दो उस पे भी लोन ले सकते हो। और याद रखना ये जो लोन होता है ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये जो लोन होता है ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये 1 साल से ज्यादा का नहीं होता, तो 1 साल से कम का लोन होता है। याद रखना 1 साल से कम का लोन होता है, और मोस्ट कॉमनली जो लोन्स होते हैं वो 3 महीने के होते हैं। जो बैंक्स है वो डेली लोन्स भी लेते हैं, मतलब एक दिन लोन लिया अगले दिन वापस कर दिया, या वो फोर्टनाइट लोन्स भी लेते हैं। याद रखना एक टर्म, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट लोन का मतलब क्या है? 14 दिन के लिए, लोन फॉर 14 डेज। आधे महीने के लिए लोन लिया, उसके बाद पैसे वापस करें, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट दे दिया। तो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बैंक्स लोन लेते हैं, ठीक है, याद रखना बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए। पर इसके बदले किसी बैंक को कोई सिक्योरिटी जो है वो आरबीआई के पास रखनी नहीं पड़ती। तो व्हाट इज बैंक रेट? इफ आई हैव टू राइट इट इन वन लाइन, बैंक रेट इज दैट रेट एट व्हिच commercial banks take loan from the central bank without any security, and that rate is called as bank rate. Current bank rate is 4.65%, that's और कुछ याद करने के लिए डन। तो पहला हो गया बैंक रेट, ठीक है, आगे ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, और साथ साथ में अपने नोट बनाते जाओ, नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आ गया एलआरआर। और मैंने बताया तुम्हें एलआरआर कैसे बनता है। एलआरआर बनता है सीआरआर प्लस एसएलआर से, सीआरआर प्लस एसएलआर से। तो इसे याद कैसे करना है, बड़े ध्यान से देखो, अगली एग्जांपल पे आते हैं। तो हम आज करेंगे सिर्फ एग्जांपल से, ठीक है। देखो अब मैंने तुम्हें कल भी एक एग्जांपल दी थी, मान लो मैं किसी बैंक के पास गया, मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया था, उसमें मेरे पैसे पड़े, तो मैं बैंक के पास गया, मैं कहा बैंक भाई पैसे दे दे, मेरे वापस मेरे को चाहिए। बैंक कहते हैं यार मैंने सारे पैसे अभी इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो बाद में आइए मेरे से लेने। तो मेरा भरोसा उठ जाएगा ऐसे बैंक में, मैं ऐसे बैंक में अकाउंट क्यों खुलवाऊंगा जो मेरे पैसे वापस नहीं करेगा। याद रखना, मैं ऐसे बैंक में पैसे क्यों रखवाऊंगा जो मेरे पैसे वापस ना करे। तो क्या होता है, कुछ पैसा जो है बैंकों को रिजर्व में रखना पड़ता है, हर एक टाइम पे बैंकों को कुछ पैसा अपने पास एज अ रिजर्व भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे दो तरह के रिजर्व होते हैं, रिजर्व का मतलब पक्के रखने, इसको किसी और पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। अब मेरे को बताओ बैंक कैसे पैसे कमाता होगा, बैंक की इनकम क्या है, कैसे बैंक इनकम कमाता होगा? चैट बॉक्स में लिखो जरा, बैंक कैसे इनकम कमाता होगा, जल्दी बताओ। अरे यार कैसे इनकम कमाता है बैंक, कैसे पैसे कमाता है? जल्दी जल्दी जल्दी। अरे हाँ, इन्वेस्ट करके, लोन के इंटरेस्ट से पैसे कमाता है, ठीक है। तो बैंक को कुछ पैसा जो है आगे या तो लोगों को लोन में देना पड़ता है या तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर जो रिजर्व में रखा पैसा है वो ना तो बैंक लोन में दे सकता है ना उसको इन्वेस्ट कर सकता है कहाँ कहीं पे, तो वो तो पक्का पैसा है वो जो रिजर्व में रखना पड़ता है। तो याद रखना बैंक को अपने
टोटल नेट डिपॉजिट्स का, याद रखना, बैंक को अपने टोटल नेट डिपॉजिट्स का एक फिक्स्ड परसेंटेज रिजर्व में रखना पड़ता है। देखो कुछ पैसे उसे रखने पड़ते हैं, आप देखो तुम्हारी स्क्रीन पे है, कुछ पैसे जो है बैंक को रखने पड़ते हैं आरबीआई के पास, और कुछ पैसे बैंक को रखने पड़ते हैं अपने पास। ठीक है, कुछ पैसे किसके पास रखने पड़ते हैं, आरबीआई के पास एज ए रिजर्व, और कुछ पैसे बैंक को, जो कमर्शियल बैंक है, उन्हें रखने पड़ते हैं अपने पास, सेल्फ के पास। जो तो पैसे, याद रखना, जो पैसे उसे आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं उसे कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। करंट सीआरआर है 3%। ठीक है, और कुछ परसेंटेज जो है वो उसे अपने पास रखने पड़ते हैं, तो उसे कहते हैं एसएलआर, और करंट एसएलआर की परसेंटेज है 18%। तो मान लो अगर बैंक के पास टोटल 100 रुपए आए, लोगों ने कितने पैसे जमा कराए टोटल, एक बैंक के पास 100 रुपए आए, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, 100 रुपए का 3%, तो ये देखो ऑन द वेरी एक्सट्रीम लेफ्ट, दैट इज 3 रुपीज। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 रुपए जो है वो 100 रुपए में से उसे किसके पास रखने पड़ेंगे, आरबीआई के पास। और उस 100 का, जो 100 रुपए थे, उसका 18%, यानी 18 रुपए किसके पास रखने पड़ेंगे, अपने पास। हर टाइम पे 18 रुपए, मैं लिख देता हूँ 18 रुपए और 3 रुपए, तो टोटल कितने हो गए, 18 और 3 21 रुपए उसे कहाँ पे रखने पड़ेंगे, रिजर्व में। तो सीआरआर प्लस एसएलआर इज इक्वल टू एलआरआर। तो सीआरआर कितना है 3% और एसएलआर कितना है 18%, तो टोटल कितना हो गया 21% उसे रिजर्व में रखना पड़ेगा। अगर मैं 100 रुपए में से 21 रुपए माइनस करूं तो कितने बचे, इट विल बी 79 रुपीज, कितने बचे 79 रुपीज। अब ये 79 को रुपए को बैंक इन्वेस्ट करे, ठीक है, बैंक लोन में दे, जैसा मर्जी करे, ये बैंक की मर्जी, ठीक है। तो पहला है, याद करना है, लिख लो, व्हाट इज सीआरआर। सीआरआर इज दैट फिक्स्ड परसेंटेज of total net deposit. CRR is that fixed percentage of total net deposits which every commercial bank has to keep with the central bank, which in case of India that is RBI. ठीक है, तो वो फिक्स्ड परसेंटेज जो हर एक कमर्शियल बैंक को किसके पास रखनी पड़ती है, आरबीआई के पास, उसे क्या कहते हैं हम, सीआरआर। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा है एसएलआर। तो एसएलआर इज दैट फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टोटल नेट डिपॉजिट। एसएलआर इज दैट फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टोटल नेट डिपॉजिट व्हिच एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ, अपने पास रखनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, एसएलआर। अब सीआरआर है, याद रखना, द करंट रेट ऑफ सीआरआर इज 3% एंड द करंट रेट ऑफ एसएलआर इज 18%, सो द टोटल इज 21%। ठीक है, तो याद रखना, इसका काम हमारा आगे भी आएगा, एलआरआर हमारे आगे भी काम आता है। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे मैं कॉन्सेप्ट में तुम्हें एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा क्रेडिट क्रिएशन, तो वहां पे हमारे पास काम आएगा एलआरआर। ठीक है, याद रखना। तो एलआरआर का करंट रेट जो है वो है 21%, जिसमें सीआरआर भी आ जाता है और एसएलआर भी आ जाता है। तो आई एम होपफुल यहाँ तक अभी समझ आया होगा कि सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है। सीआरआर वो फिक्स परसेंटेज है जो आरबीआई के पास रखनी है, एसएलआर वो फिक्स परसेंटेज है जो अपने पास रखनी है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और किसी और पर्पस के लिए इसे यूज भी नहीं कर सकते। तो आई थिंक इट इज डन, आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेपो रेट। तो मैंने कल भी समझाया था इसमें, ठीक है, तो मैं इसे दोबारा से समझाऊंगा रेपो रेट क्या होता है, बट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो व्हाट इज रेपो रेट? Repo rate is that rate at which RBI lends to the commercial bank. ठीक है, RBI lends to the commercial bank। मेरे को क्वेश्चन आया कि ये CRR और SLR बनाने क्यों पड़ते हैं, ठीक है, तो इसका जवाब मैं ये टॉपिक कराने, मतलब ये रेपो रेट कराने के बाद बताता हूँ तो मैं CRR और SLR क्यों बनाने पड़ते हैं। ठीक है, उससे पहले ये समझना जरा। अब रेपो रेट वो रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। तो तुम कहोगे सर ऐसे तो हमने अभी पढ़ा बैंक रेट। बैंक रेट कौन सा रेट था जिसपे
कमर्शियल सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को। तो क्या फर्क हुआ रेपो रेट में और बैंक रेट में? तो अब रेपो की कहानी सुनो, ध्यान से सुनना। रेपो का मतलब होता है रेपो, REPO। तो ये 3 वर्ड से बना है, ठीक है। 3 वर्ड कौन से हैं? 3 वर्ड्स हैं, रीपरचेज ऑप्शन। वर्ड बन गया ना, रीपरचेज ऑप्शन। तो बैंक रेट और रेपो रेट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क को छोड़ के जो इसका नाम है दैट इज रीपरचेज ऑप्शन। तो रीपरचेज ऑप्शन को अगर तुम छोड़ दो तो बाकी रेपो रेट में और बैंक रेट में कोई फर्क नहीं। तुम कहोगे अब रीपरचेज ऑप्शन का क्या मतलब है? मान लो कासिम मेरे पास आया, कासिम कहता भैया लोन चाहिए। मैं अब कमर्शियल बैंक तो, मैं सेंट्रल बैंक तो हूं नहीं, ठीक है, मैं सेंट्रल बैंक हूं नहीं जो कासिम को ऐसे लोन दे दूंगा। मैंने कासिम को कहा कासिम भाई ऐसा कर, पहले कोई सिक्योरिटी ला, कुछ ला, मेरे पास कुछ गिरवी रख, फिर मैं तुझे लोन दूंगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कासिम को कि कासिम कुछ गिरवी ला, कुछ रख मेरे पास गिरवी, तब मैं तेरे को लोन दूंगा। तो रेपो रेट में वही सिस्टम होगा, मैं बताता हूँ। अब कासिम ने मान लो मेरे को आगे सिक्योरिटी दे दी, ठीक है, अब क्या होगा, वो सिक्योरिटी मैंने अपने नाम पे करा ली, ठीक है। जब डेट आएगी लोन पे करने को, ठीक है, तो मैं कासिम को उसकी सिक्योरिटी वापस कर दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, मैं कासिम को उसकी सिक्योरिटी वापस कर दूंगा, मतलब वो चीज सब कासिम के नाम कर दूंगा और अपने पैसे वापस ले लूंगा। इसे कहते हैं रीपरचेज ऑप्शन। मतलब इसने मेरे को चीज दी और बाकी जब डेट आएगी तो ये दोबारा मेरे से वो चीज खरीद लेगा वापस और मेरे पैसे दे देगा। अब देखो ऑब्वियसली जितने की चीज मैंने ऑब्वियसली जब इससे ली थी, ठीक है, जब मैंने इससे पैसे लिए थे, मतलब इसको पैसे दिए थे एज अ लोन, ठीक है, तो जो पैसे मैंने इसको दिए थे मैं उतने की चीज तो नहीं बेचूंगा इसे दोबारा। मान लो इसने मेरे से 100 रुपए का लोन दिया, मेरे पास चीज रखी, तो चीज उसको वापस करूंगा तो ज्यादा पैसे लूंगा, और उस रेट पे जिस पे इसको चीज मैं वापस बेचूंगा उसे कहा जाता है रेपो रेट। उस रेट पे जिसपे इसको चीज मैं वापस बेचूंगा उसे कहा जाता है रेपो रेट। कैसे होगा इसका सिस्टम, कैसे होगा? तो रेपो रेट इज दैट रेट एट विच RBI which is central bank of the country lends, which is central bank of the country lends to the commercial bank, lends to the commercial bank with, बस ये एक लाइन तुमने जोड़ देनी है, with repurchase option, with repurchase option। that means जब ये आरबीआई इसको लोन देगा तो इससे क्या लेगा, नीचे देखो ध्यान से, इससे लेगा एक सिक्योरिटी। क्या लेगा? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में मैंने तुम्हें बता दिया सिक्योरिटी क्या चीजें होती हैं, वो चीजें जो तुम गिरवी रख सको। अब बैंक के पास कौन से कोई व्हीकल होते हैं या कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, पर बैंक के पास कॉमनली क्या होता है, सिक्योरिटी के नाम पे इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो बैंक क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो किसे दे देते हैं? सेंट्रल बैंक को, ठीक है, उसके बदले लोन ले लेते हैं, ठीक है। अब एज अ कमर्शियल बैंक, ओके, तो एक चीज पहले मैं बता देता हूँ, जो करंट रेट है रेपो रेट का वो है 4.40%। मतलब अगर आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक को 100 रुपए, तो उसके बदले कितने पैसे लेगा? 104 रुपए 40 पैसे, ठीक है। मतलब 4 रुपए 40 पैसे 100 रुपए के पीछे, यानी परसेंटेज 4.40% दैट बैंक कैन गिव। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन ध्यान से सुनना। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट इज दैट रेट एट विच central bank lends to the commercial bank with repurchase option। that means the bank has to give something as a security or mortgage, as a security or mortgage to the central bank, and at the expiry of the loan the commercial bank will repurchase that security, दोबारा से खरीद लेगी वो सिक्योरिटी, ठीक है। अब मेरे सामने इसके बाद एक और लाइन लिखना, याद रखना, द करंट रेट ऑफ रेपो रेट इज 4.40%। अब मेरे सामने क्वेश्चन आया, मान लो मैं एक बैंक का एमडी हूं, तो मैंने लोन लेना है आरबीआई से, तो मैं लोन किसके अंडर लूं?
ज्यादा फायदा क्या होगा, ज्यादा फायदा किस में होगा मेरे को, मैं रेपो रेट के अंडर लोन लूं या मैं बैंक रेट के अंडर लूं। मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैं रेपो रेट के अंडर लोन लूं या बैंक रेट के अंडर लूं। देखो दो चीजें देखने वाली होती है, वो मैं लिख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। पहली चीज है सिक्योरिटी। दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, जो मेजर डिफरेंस है वो कौन सा है। फर्स्ट डिफरेंस है सिक्योरिटी का, और दूसरा जो डिफरेंस है वो है रेट का, वो है रेट का। ध्यान से देखो, जो बैंक रेट होता है, बैंक रेट होता है और जो रेपो रेट होता है, जो बैंक रेट होता है और जो रेपो रेट होता है, ध्यान से, बैंक रेट के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, बट रेपो रेट के अंदर सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। जो करंट बैंक रेट है वो है 4.65% और जो करंट रेपो रेट है वो है 4.40%। ठीक है, तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं, ध्यान से देखो, अगर दोनों का डिफरेंस देखूं तो 0.25% का डिफरेंस है। तो अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने सिक्योरिटी रखनी है या नहीं रखनी है, अगर तो मेरे पास सिक्योरिटी होगी तो आई विल गो विद रेपो रेट। क्यों, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है। ठीक है, बट अगर मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है तो मैं बैंक रेट के अंडर लोन ले लूंगा, और बैंक रेट के अंडर लोन लेना आसान होता है एज कंपेयर टू रेपो रेट। किसके लिए, अभी ये इंडिविजुअल को लोन नहीं मिलना, किसको लोन मिल रहा है, कमर्शियल बैंक। किससे लोन मिल रहा है, आरबीआई से। तो यही चीज याद रखना, ये दो मेजर डिफरेंस है बैंक रेट में और रेपो रेट में। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन है, जब पहले पहले ये होता था इनमें 1% का फर्क होता था पूरा। अब धीरे धीरे आरबीआई ने कम करके अब जो करंटली है इसमें 0.25%, 0.25% जो है वो डिफरेंस जो है इसमें रखा हुआ है बैंक रेट में और रेपो रेट। तो आई थिंक it is clear now what is the difference between bank rate and repo rate and what is bank rate and repo rate। अब जो पिछला क्वेश्चन है उस पे आऊंगा दोबारा से कि बैंक के रिजर्व जो हमने पहले बात की, सीआरआर और एसएलआर, ये किस लिए बनाता है, इसका मोटिव क्या होता है सीआरआर और एसएलआर बनाने का। ध्यान से सुनो, देखो मान लो बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, जैसे the banks has to mandatory make CRR and SLR. It is compulsory for every bank, whether the bank is private, whether the bank is public, ठीक है, whether the bank is nationalized or non nationalized bank। तो ये टाइप्स में तुम्हें आगे जाके पढ़ाऊंगा। सभी बैंक के लिए मैंडेटरी है कि उन्होंने सीआरआर और एसएलआर बनाना है। बैंक रेट तो रेपो रेट तो मर्जी है ना बैंक की, लोन चाहिए होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, है ना। तो यस इट इज मैंडेटरी, ठीक है, टू मेक सीआरआर एंड एसएलआर एंड इट चेंजेस एवरी डे। देखो बैंक के नेट डिपॉजिट रोज चेंज होते हैं, कभी पैसे ज्यादा आ गए कभी कम हो गए। तुमने देखा होगा कभी जो बैंक वाले जो बैंक में काम करते हैं, बैंक बंद हो जाता है 4 बजे हमारे लिए, पर बैंक वाले बंद करते हैं 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक बैंक वाले बैठे रहते हैं। तो अंदर क्या कर रहे हैं, वो लूडो नहीं खेल रहे, ठीक है, वो पबजी नहीं खेल रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो पहले पैसे गिनते हैं कितने नेट डिपॉजिट्स हैं। फिर नेट डिपॉजिट्स का क्या कैलकुलेट करते हैं, सीआरआर और एसएलआर, और डेली बेसिस पे ये चेंज होता है। तो बैंक को डेली बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ता है बैंक बंद होने के बाद उनके नेट डिपॉजिट कितने हैं और सीआरआर और एसएलआर में कितना पैसा रखना है। तो पैसे ट्रांसफर सीएलआर अकाउंट में होते हैं, एसएलआर अकाउंट में और सीआरआर अकाउंट में, यानी आरबीआई के पास। अब ये क्यों जरूरी है, मान लो एक बैंक लिक्विडेट हो गया, ठीक है, तो बैंक के पास अब कोई पैसे नहीं है, तो लोगों के पैसे कहाँ से वापस करेंगे। तो फिर आरबीआई ने जो 3% अपने पास रखा होता है, कुछ पैसे बैंक के वहीं से वापस कर सकता है। तुम्हें शायद नहीं पता होगा, तुम्हें एक और अच्छी पते की बात बताऊं, अगर तुम्हारे बैंक में पैसा पड़ा है, बताओ जरा कितना पैसा तुम्हारा जो है इंश्योर्ड है, चैट बॉक्स में लिखो जरा। मान लो मेरा 10 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, तो मेरा कितना पैसा इंश्योर्ड है, मतलब अगर मान लो बैंक लिक्विडेट हो जाए, बैंक बंद हो जाए, तो मेरे को कितने पैसे तक वापस मिल सकते हैं, किसी को पता हो, शायद लगाओ तुक्का जरा, कितने पैसे वापस मिलेंगे, कितना पैसा इंश्योर्ड है मेरा, किसी को अगर नॉलेज हो। 10,80,000, तो ये बड़ी अजीब सी टर्म होगी, कोई शायद 1 लाख रुपए कहेगा। तो पहले ये 1 लाख रुपए था। इस साल के यूनियन बजट में जो 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने जो है यूनियन बजट पेश करा था इन द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस, लोकसभा में जो पेश करा था, उसमें उन्होंने ये लिमिट बढ़ा के अब कर दिया 5 लाख रुपए।
तो तुम्हारा कितना पैसा अब जो है बैंक में जो है इंश्योर्ड है, दैट इज 5 लाख रुपीज। मान लो मेरा 5 लाख रुपए पड़ा है, तो मेरा अगर बैंक बंद होता है तो मेरे को कितना वापस मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। और मान लो किसी और का 10 करोड़ पड़ा है, उसको कितना मिलेगा, उसको भी मिलेगा 5 लाख। पर मान लो अंश जैसे मेरे को पूछ रहा है, ठीक है, अंश मेरे को दिख रहा है, अंश का मान लो 1 लाख रुपए पड़ा, तो अंश कहता है मेरे को भी क्या 5 लाख मिलेगा, नहीं, उसको 1 लाख मिलेगा, मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, याद रखना मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम 5 लाख तक मिलेगा। ठीक है, तो इतना तो इंश्योर्ड है, बाकी पैसा कहाँ से बैंक लाएगा, कमर्शियल बैंक, वो तो बंद हो रहा है, उसके पास तो पैसे नहीं है। ठीक है, तो वो आरबीआई उस टाइम क्या यूज करता है, आरबीआई उसकी सीआरआर की लिमिट को यूज करता है। दूसरी चीज एसएलआर, एसएलआर किस लिए होता है, एसएलआर बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है ताकि कोई कस्टमर को पेमेंट में प्रॉब्लम ना आए, ताकि कस्टमर को पेमेंट जो है वो बैंक कर पाए। याद रखना, कस्टमर्स को पेमेंट करने के लिए एसएलआर बनाया जाता है। बैंक को अपने पास भी पैसे रखने पड़ते हैं ताकि अगर कोई कस्टमर आए तो बैंक को ये कह के उसे भेजना ना पड़े कि हमारे पास पैसे नहीं है या कैश नहीं है। तो एसएलआर भी बनाना पड़ता है और सीआरआर भी बनाना पड़ता है। तो चलते हैं आगे। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया, हमने बैंक रेट कर लिया, हमने रेपो रेट कर लिया, हमने सीआरआर कर लिया और एसएलआर कर लिया। आई एम होपफुल कि तुम नोट्स भी बना रहे हो साथ साथ। तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम रिवर्स रेपो। ठीक है, रिवर्स रेपो। ठीक है, तो दिमाग में क्या आता है कि रेपो रेट का क्या मतलब है, दिमाग में सभी के ये आता है। और मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि बड़ी बुक्स ने इसे गलत लिखा होता है। ठीक है, रेपो रेट का क्या मतलब मैंने बताया, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को। तो रिवर्स रेपो का क्या मतलब है, वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक लोन देते हैं सेंट्रल बैंक को। भाई साहब, सेंट्रल बैंक को लोन की क्यों जरूरत पड़ेगी, कभी तुम्हारे पापा ने तुमसे आके क्या, बेटा ऐसा, वो पापा जो तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं, वो पापा तुम्हारे पास आके कहे बेटा ऐसा करो कि मेरे को 10 रुपए का लोन दे दो। कमर्शियल बैंक बहुत छोटे हैं, बहुत अदने हैं, बहुत बोने हैं, एज कम्पेयर दे आर वेरी मच स्मॉल एज कम्पेयर टू आरबीआई। आरबीआई के रिजर्व सुनोगे ना हिल जाओगे, इतने रिजर्व उसके पास पड़े हैं। तो आरबीआई को कब जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ी बुक्स में गलत लिखा हुआ है, इट इज द ऑफिशियल डेफिनेशन एज गिवन बाय आरबीआई। ठीक है, बट क्योंकि बुक्स में लिखा है तो वैसे भी समझ लेना, बुक्स के हिसाब से क्या है, वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक लोन देते हैं रिजर्व बैंक को, सेंट्रल बैंक को, वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक लोन देते हैं सेंट्रल बैंक को, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो। और इसकी सही डेफिनेशन क्या है मैं तुम्हें कराता हूँ। ठीक है, तुम्हारी स्क्रीन पे डेफिनेशन आ जाएगी, पर मैं कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ। देखो, वो रेट, रिवर्स रेपो किसे कहा जाता है, वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक अपने एडवांसेस, देखो अपने एडवांसेस, या हम इसे कह सकते हैं सरप्लस। मान लो मेरे एज ए कमर्शियल बैंक मेरी जेब में फालतू पैसा पड़ा है, मैं कहूँ, मैं सोच रहा हूँ इस पैसे को कहाँ पे आगे इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पे रखूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पास जो एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है वो मैं आरबीआई के पास जमा करा दूं, उसके बदले आरबीआई के पास भी तो सिक्योरिटीज पड़ी है ना, आरबीआई की कोई सिक्योरिटी अपने पास रख लूं। ठीक है, और उसपे मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 3.75%। कितना मिलेगा, 3 एज अ कमर्शियल बैंक मेरे को कितना मिलेगा, 3.75%। पर बुक में क्या लिखा होता है, तुम देखना, बुक से मिलाओ और यूट्यूब पे सर्च करो, ढूंढो इसको। ठीक है, मैंने ढूंढ के ही तुमसे पूरा पूरा पॉजिटिवली, ठीक है, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, तो मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, चिंता मत करना, आई एम फुली क्लियर अबाउट इट कि वो रेट, याद रखना रिवर्स रेपो क्या है, लिख लो, रिवर्स रेपो इज दैट रेट एट विच कमर्शियल बैंक submit their advances or surplus submit their advances or surplus to the central bank, and in exchange of that they get their securities, they get their securities, ये याद रखना। And the current rate of reverse repo that is 3.75%, the current rate of reverse repo that is 3.75%। पर बुक्स में क्या लिखा होता है वो भी सुन लो, वो भी लिखना है, लिख लो। जैसा बुक में लिखा होगा तुम्हें समझ आना चाहिए, जैसा बुक में लिखा तुम वैसा लिख लेना, कोई चिंता नहीं है, मैं दोनों को ठीक करूंगा। ठीक है, याद रखना, मैं दोनों को ठीक करूंगा, और कोई टीचर हो वो दोनों में से गलत नहीं कर सकती, दोनों ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, द रेट एट विच, तो बुक्स में क्या लिखा हो, द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स लेंड टू द,
the rate at which the commercial banks lend to the central bank or the Reserve Bank of India, and in exchange of that they get securities, that is called as reverse repo. And the current rate of reverse repo, that is 3.75%. The current rate of reverse repo, that is 3.75%. So I think now it is a bit clear. ठीक है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बताते रहो, ठीक है, अगर क्लियर नहीं होगा तो बताते रहो, मैं कोशिश करता रहूंगा और क्लैरिटी करने के लिए। तो आगे चलते हैं। सो द लास्ट पॉइंट फ्रॉम द क्वांटिटेटिव, दैट इज OMO, मैं बताया मैंने OMO, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या मतलब है? जो सेंट्रल बैंक है वो ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट मतलब जिस बाजार में सिक्योरिटीज बेची या खरीदी जाती हैं, वहां पे सिक्योरिटीज को सेल भी कर सकता है और परचेज भी कर सकता है। वहां पे सिक्योरिटीज को सेल भी कर सकता है और परचेज भी कर सकता है। ये सिक्योरिटीज क्या होती हैं? देखो, जैसे जैसे तुम सीखते जाओगे, तुम बिजनेस में पढ़ोगे कि आरबीआई जो है वो ट्रेजरी बिल इशू करता है। क्या इशू करता है? ट्रेजरी बिल। और ट्रेजरी बिल जो वो इशू करता है, किसके बिहाफ पे करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को जो मार्केट में बेचना या खरीदना, ये भी किसका पार्ट है? ये भी किसका पार्ट होता है? याद रखना, ये भी पार्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। और ये भी किसका काम है? ये भी काम है आरबीआई का। तो आरबीआई जो मैं स्क्रीन पे बार बार दिखा रहा हूँ, हु इज दिस जेंटलमैन? दिस जेंटलमैन इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, शक्तिकांता दास। याद रखना, पेपर में लास्ट ईयर पूछा गया था, ठीक है, किसी स्कूल के पेपर में पूछा गया था प्री बोर्ड में, हु इज द current governor of RBI? The name of the gentleman, that is Shaktikanta Das. ये याद रखना, ठीक है, and it is the official logo of RBI, तो ये ध्यान रखना। तो आई थिंक हमें जो सिनेरियो है वो क्लियर है अभी तक का, जितना हमने करा है। तो यहाँ तक के थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन पे चलता हूँ। नेक्स्ट पोर्शन इज द क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मेजर्स में हमारे पास सबसे पहले जो आता है, दैट इज, जो क्वालिटेटिव मेजर में सबसे पहला चीज आती है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन का क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनना। अब मान लो मैं बैंक के पास गया, मैं किसी कमर्शियल बैंक के पास गया और मैंने कमर्शियल बैंक को कहा, कमर्शियल बैंक भाई मेरे को ऐसा कर, थोड़ा लोन दे दे। मैंने कमर्शियल बैंक को क्या कहा? भाई ऐसा कर, मेरे को थोड़ा लोन दे दे। कमर्शियल बैंक मेरे को क्या कहेगा? भाई पहले कोई सिक्योरिटी ला तब लोन दूंगा। अब याद रखना, ये चीज बड़े ध्यान से याद रखना, जो सिक्योरिटी की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा ज्यादा होती है लोन के वैल्यू। मान लो मैंने लोन लेना है, मान लो मैंने 100 रुपए का अगर लोन लेना, मान लो मैंने अगर 100 रुपए का अगर लोन लेना है, तो मेरे को सिक्योरिटी की वैल्यू इससे ज्यादा की रखनी पड़ेगी। याद रखना, मेरे को सिक्योरिटी की वैल्यू इससे ज्यादा की रखनी पड़ेगी। जो चीज मैंने मोर्टगेज करनी है बैंक में, जो गिरवी रखनी है बैंक में, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी उस लोन की वैल्यू से, ठीक है। तो मान लो मेरे को सिक्योरिटी रखनी पड़ी 110 रुपए। लोन लिया कितने का? पैसे मिले 100 रुपए, और सिक्योरिटी कितने की रखी? 110 रुपए की। तो जो ये 10 रुपए का गैप है दोनों में, जो ये 10 रुपए का गैप है दोनों में, इसे कहा जाता है मार्जिन। इसे कहा जाता है मार्जिन। तो मार्जिन का क्या मतलब है? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन। तो आरबीआई के हाथ में है कि वो मार्जिन को बढ़ा भी सकता है और मार्जिन को कम भी कर सकता है। जैसे मान लो पहले मार्जिन था 10 रुपए का, अब मार्जिन कर दिया 8 रुपए का। तो 100 रुपए का लोन लेने के लिए अब सिक्योरिटी कितने की रखनी पड़ेगी मेरे को? 108 रुपए की। अब तुम सोचोगे आरबीआई क्या सोच के मार्जिन चेंज करता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत टेक्निकल काम है, वो तुम्हारे अभी देखो इतना लेवल और ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मार्जिन का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज द मार्जिन? व्हाट इज मार्जिन? Margin is the difference between the value of the security and the value of the loan approved, and it is in the hand of the central bank that it can decide the value of that margin. ये याद रखना। So I'm hopeful that this concept, the concept of margin, that is the first point
इन द क्वालिटेटिव मेजर्स, दैट इज क्लियर। उसके बाद जो हमारे लास्ट 2 पॉइंट है, बड़े आसान पॉइंट है। पहला पॉइंट है मोरल सुएशन। क्या है? मोरल सुएशन। और लास्ट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो मैं लास्ट पॉइंट पहले कराऊंगा, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका मतलब है, देखो इसमें क्या करता है, आरबीआई जो है वो कोटा सेट, क्या सेट करता है? कोटा। कोटा का क्या मतलब होता है कि किस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को कितना लोन मिलेगा। जैसे आरबीआई डिसाइड करे, मान लो एक बैंक ने 100 रुपए के टोटल लोन दिए, उसमें से एग्रीकल्चर को कितना लोन देगा, उसमें से स्टूडेंट लोन कितना देगा, मतलब एजुकेशन लोन कितना देगा एक बैंक, ठीक है। उसमें से पर्सनल लोन बैंक कितने के देगा, ठीक है। उसमें से बैंक जो है वो कार लोन कितने देगा, उसमें से बैंक जो है वो होम लोन कितने की देगा, उसमें से जो बैंक है वो इंडस्ट्री के लिए लोन कितने देगा। ये कौन सेट करता है? ये कोटास। कौन सेट करता है? ये कोटा सेट करता है आरबीआई। तो याद रखना, ये कोटास कौन सेट करता है? ये कोटा सेट करता है आरबीआई। तो उसे कहते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका क्या मतलब है कि किसको क्रेडिट देना है, किसको उधार देना है, किसको उधार नहीं देना है, और किसको उधार देना है अंडर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। और लास्ट पॉइंट जो हमारा बनेगा दैट इज मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या आता है कि आरबीआई टाइम टू टाइम नई नई गाइडलाइंस देता रहता है, ठीक है। नई नई जो है सर्कुलर्स इशू करता है, और उन सर्कुलर्स के हिसाब से मोरली प्रेशर डालता है। मोरली प्रेशर डालता है किस पे? मोरली प्रेशर डालता है कमर्शियल बैंक्स में। और ये किसके हाथ में है? सेंट्रल बैंक। तो हमने क्या पढ़ा आज? जो हमने पढ़ा, ध्यान से सुनना। आज हमने पढ़ा व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें हमने 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। हमने पहले पढ़े क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें सबसे पहले करा हमने बैंक रेट। उसके बाद हमने करा सीआरआर, एसएलआर जो एलआरआर के अंडर आते हैं। फिर हमने करा रेपो रेट, रिवर्स रेपो। उसके बाद हमने करा जो लास्ट पॉइंट था दैट वाज ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उसके बाद हमने करे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट था हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा हमने करा मोरल सुएशन, और द लास्ट वन दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। So I'm hopeful that till now